किरचॉफ के नियम समझते हैं। किरचॉफ का पहला नियम क्या कहता है, यहाँ पर आपको एक फिगर दिख रहा है, इस फिगर में एक ये ए पॉइंट है जिसे हम संधि पॉइंट कहेंगे। यहाँ पर हमने देखा कुछ एक धाराएं इसकी ओर आ रही हैं जिन्हें हम एरो से सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये I1 धारा I2 धारा आ रही है इस पॉइंट की ओर, जबकि I3 धारा और I4 धारा ये बाहर की तरफ को हमने एरोस बनाए हैं, मतलब ये I3 I4 I5 धारा क्या हो रही है, इस पॉइंट से बाहर की ओर जा रही है। तो किरचॉफ का पहला नियम ये कहता है जब भी किसी परिपथ में किसी भी संधि पर बात करें या किसी पॉइंट पर बात करें तो उस संधि पर जितनी भी धाराएं आ रही होती हैं उस संधि की ओर और जितनी धाराएं उस संधि से बाहर की ओर जा रही होती हैं उन सभी का बीजीय योग कैसा होता है, शून्य होता है। मतलब जो आ रही हैं उनको हम कैसा लेंगे, धनात्मक लेंगे, और जो इस संधि से बाहर की ओर जा रही उन्हें हम कैसा लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। बीजीय योग का मतलब उनके साइन के साथ, ठीक है, साइन के साथ। तो उनका जो बीजीय योग होता है वह कैसा होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। यह नियम किसने दिया था, यह नियम दिया था साइंटिस्ट किरचॉफ जी ने, इसीलिए इसके नियम को हम किरचॉफ का नियम कहते हैं। ये पहला नियम है जिसे हम धारा संबंधी नियम भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, धाराओं की कर रहे हैं। और यह नियम जो है वो आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब आवेश कैसा रहेगा, संरक्षित रहेगा। हर एक संधि पॉइंट पर आवेश कैसा रहेगा, संरक्षित रहेगा। जितनी धाराएं आएंगी और जितनी बाहर जाएंगी उन सबका टोटल सम कैसा है, 0। क्लियर है। तो किरचॉफ का पहला नियम यह कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजीय योग कैसा रहेगा, शून्य रहेगा। जबकि हम जो धाराएं संधि की ओर आएंगी उन्हें धनात्मक लेंगे और जो इस संधि से दूर जा रही होंगी उन्हें हम ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, इसीलिए आवेश कैसा है, इसमें संरक्षित है। आवेश ना ही नष्ट हो रहा है ना ही उत्पन्न हो रहा है, कैसा है, वह संरक्षित है। और इस नियम को हम और भी क्या कहेंगे, धारा संबंधित नियम। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम बात किस चीज की कर रहे हैं, धारा की कर रहे हैं। क्लियर हुआ। किरचॉफ का द्वितीय नियम समझते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम को हम वोल्टता नियम भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर रूल ये कहता है किसी भी बंद परिपथ में, यहाँ एक बंद परिपथ तैयार किया गया है, इस बंद परिपथ में हम 2 खंडों में धारा प्रवाहित कर रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो रूल ये कहता, नियम ये कहता है कि किसी भी बंद परिपथ में विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा और उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजीय योग तथा परिपथ में जो भी सेल लगे हैं उन सेल के विद्युत वाहक बलों का बीजीय योग हमेशा शून्य होता है। मतलब जितनी भी धाराएं होंगी, धारा और उनके संगत प्रतिरोध, इनका बीजीय योग, और जितने भी सेल लगे होंगे उनका विद्युत वाहक बल, मान लिया E, उनका बीजीय योग, इसका भी बीजीय योग और इसका भी बीजीय योग कैसा रहेगा, शून्य रहता है। नियम ये कहता है। ठीक है, किसी भी बंद परिपथ के अंदर बहने वाली, विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं और धाराओं के संगत प्रतिरोधों का गुणनफल और सेल का विद्युत वाहक बल का बीजीय योग कैसा रहेगा, शून्य रहता है। तो इसके लिए एक परिपथ यहाँ पर तैयार किया गया है, 2 खंड दिखाए हैं, उनको समझते हैं हम। पहला वाला खंड है ADCBA। इसमें देखो, एक हमने एक सेल लगाया है जिसका विद्युत वाहक बल है E1। ठीक है, यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध R1 है और बहने वाली धारा I1 है। धारा की दिशा हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है सेल के। तो यहाँ पर I1 धारा इस तरीके से प्रवाहित हो रही है। ठीक, सेकेंड वाला सेल जो लगा हुआ है इसका विद्युत वाहक बल जो है वो E2 है, संगत प्रतिरोध कितना है, R2 है, और इसमें बहने वाली धारा देखिए इसके पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की ओर जाएगी, यानी कि I2 धारा इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक और आंतरिक और प्रतिरोध लगा रखा है, वो है R, एक्सटर्नल प्रतिरोध R है। यहाँ पर जो धारा इधर से फ्लो हो रही है, यहाँ से फ्लो हो रही है, ये आ रही है I1 और ये आ रही है I2, दोनों मिलकर इस पॉइंट पर कितनी हो जाएगी, I3 के बराबर, जो कि किसका सम होगा, I1 और I2 का सम होगा। यानी कि R प्रतिरोध में धारा कितनी जा रही है, I1 प्लस I2। क्या ये क्लियर है। अब यहां पर हमें समझना है, अगर हम पहला वाला खंड लेते हैं ADCBA वाला, तो क्या कह रहा था, हमारा रूल ये कह रहा था कि धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजीय योग हर एक खंड में और विद्युत वाहक बलों का बीजीय योग का सम कितना होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो इस वाले खंड में देखो, इस खंड में हमें दिख रहा है धारा इस डायरेक्शन में जा रही है और हम A से चलना शुरू कर रहे हैं, मतलब हम धारा की दिशा में ही चलना शुरू कर रहे हैं। मतलब I1 धारा जो रहेगी वो कैसी रहने वाली है,
पॉजिटिव, और उसके संगत प्रतिरोध कैसा है R1, तो यानी कि I1 और R1 का जो गुणनफल होगा वह कैसा आने वाला है पॉजिटिव। ठीक, क्योंकि रूल ये कह रहा है कि अगर हम धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल होगा वो धनात्मक लेंगे, और अगर हम धारा की विपरीत दिशा में चलते हैं तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल ऋणात्मक होगा। ऐसे ही सेल के विद्युत भागबल के लिए है, अगर हम सेल के धनात्मक इलेक्ट्रोड से ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर चल रहे हैं तो हमारा विद्युत भागबल पॉजिटिव होगा, अन्यथा नेगेटिव होगा। राइट, तो हम यहां से चलना शुरू कर रहे थे ए पॉइंट से, धारा इस डायरेक्शन में जा रही है, हम धारा की दिशा में ही चल रहे हैं, तो यहां पर ये I1 और R1 का मल्टीप्लाई कैसा रहने वाला है पॉजिटिव रहने वाला है। ठीक, अब यहां से आगे बढ़े, देखिए यहां की तरफ को जा रहे हैं हम इस डायरेक्शन में, और I2 धारा किस डायरेक्शन में बह रही है, इस डायरेक्शन में, I2 बह रही है इस डायरेक्शन में, और हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, मतलब हम धारा के विपरीत जा रहे हैं, मतलब I2 और R2 का जो गुणनफल होगा वो कैसा होने वाला है नेगेटिव। ये देखिए I2 R2 का गुणनफल कैसा है नेगेटिव। अब इस सेल की ओर बात करते हैं, हम इस डायरेक्शन में गए, इस डायरेक्शन में गए, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल हमें पहले मिला है, मतलब E2 कैसा रहने वाला है पॉजिटिव रहने वाला है, तो E2 देखिए यहाँ पॉजिटिव है। फिर हम यहां से ऐसे गए C से B, और B से फिर वापस कहां जा रहे हैं A की ओर, तो यहां पर हमें ये वाले सेल का हम पहले कौन से टर्मिनल पे पहुंच रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल पर, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर जा रहे हैं, मतलब E1 कैसा रहने वाला है नेगेटिव, ये नेगेटिव रहा, और इसका टोटल सम कितना बोला हमसे विभिन्न खंडों में कैसा रहना चाहिए 0, तो ये 0 के बराबर। ये हमने पहला वाला खंड सॉल्व कर लिया। अब इसी तरीके से दूसरे खंड की बात करते हैं। दूसरा खंड हमने स्टार्ट किया यहां से C D E F C में, तो हम चलना कहां से शुरू कर रहे हैं C से, धारा की दिशा में जा रहे हैं, देखो I2 धारा इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है ना, तो I2 और R2 इन दोनों का गुणनफल कैसा रहने वाला है पॉजिटिव, क्योंकि हम धारा की दिशा में ही है, ये I2 R2 पॉजिटिव है। ठीक, अब हम इससे आगे बढ़े तो सेल के कौन से टर्मिनल पर आए हम नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब E2 कैसा रहने वाला है नेगेटिव, तो E2 नेगेटिव है। फिर इसके आगे हम यहां से बढ़े, इधर जा रहे हैं I3 धारा के बराबर, जो I3 है वो किसके बराबर थी I1 और I2 के सम के बराबर थी, है ना, तो इस जिस डायरेक्शन में धारा I3 बह रही है उसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, मतलब इसका और इस प्रतिरोध का गुणनफल कैसा रहने वाला है पॉजिटिव। ये देखिए I1 प्लस I2 और उसके साथ प्रतिरोध R, इन दोनों का गुणनफल कैसा है पॉजिटिव, और ये टोटल सम कैसा रहने वाला था 0 के बराबर, जैसा कि नियम ने कहा है। क्या किरचॉफ का दूसरा नियम समझ में आया, इसे हम बोल्टता का नियम भी कहते हैं। ठीक है।